Hi guys, welcome back to our channel Straight Zero. This is Kuldeep Dubey. Before few days we have launched MPPSC Prelims Batch 2020. A fresh batch is going on and we have started the topic 7th, part 3rd. The topic 7th is Science and Technology and the part 3rd is Environment and Biodiversity. In this module of Environment and Biodiversity, when I started my lecture first, I told you guys about that we are going to have 5 or 6 lectures in this module. And this is lecture 5 of Environment and Biodiversity, which will be discussed by me, Kuldeep Dubey. If you guys have not subscribed our channel yet, then please subscribe the channel first and also press the bell icon so that you guys won't miss any video and you will get the all notifications of my subsequent videos so that आप चीज़ों को एक कंटिन्यूस मैनर में रख सकें, क्योंकि हम बड़े ही प्लान्ड मैनर में आपके साथ सारी चीज़ों को लेकर आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सारी वीडियोस को ऑर्डर वाइज देखें। अगर आपने जब आप मेरा मॉड्यूल देख रहे हैं और इससे पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे, मेरे एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे देखने के बाद एक बार उन्हें भी विजिट कर लें, उन्हें भी देख लें। और जब आप लेक्चर देख रहे होते हैं तो प्लीज पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि हर स्लाइड में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है जिसे आपको नोट करना होता है और आपको समझना होता है। और एट लास्ट हम कुछ नोट पॉइंट्स लेकर आते हैं। मैं कोशिश करता हूं लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने की जो आपको फैक्चुअल बेसिस पर सीधे मदद करें आपके पेपर में। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जैसा कि मैंने बोला कि ये हमारा जो लेक्चर 5 है एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी का, उस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ इंडियन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमने लेक्चर फर्स्ट देखा था एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स पर और लेक्चर सेकंड जब हमने स्टार्ट किया इसी मॉड्यूल का, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के मॉड्यूल का, जब हमने लेक्चर सेकंड स्टार्ट किया तो हमने उसको नाम दिया था बायोडाइवर्सिटी। तो उस बायोडाइवर्सिटी में हमने लेक्चर सेकंड में हमारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी and what are the labels of the biodiversity. Then further, in lesson 3rd, we have discussed about the methods of the measurement of biodiversity and causes of loss of biodiversity. And further on, in the same lecture, I also discussed about conservation methods of the biodiversity. And in the last chapter, in the last lecture, which I took yesterday, I discussed about Conventions on Biological Diversity, which was also called as CBD. Then further I discussed you biodiversity hotspots, and along with that I also provided you a brief discussion over the biodiversity hotspots in India. And at last in that lecture I discussed about Red Data Book. तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। एक बच्चे ने कल कमेंट करके मुझसे पूछा था, सर इंडेंजर्ड स्पीसीज को दोबारा समझा दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर ऑलमोस्ट इन डेंजर, जो अभी भी जिन पर एक खतरा मंडराया हुआ है और अगर हमने उन्हें प्रिजर्व नहीं किया तो वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, विच दे कैन रीच एट दैट वर्स जहां वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मैंने आपको जब रेड डाटा बुक बताया था तो मैंने आपको उसमें 3 तरीके के पेजेस बताए थे। उसमें मैंने आपको बोला था रेड डाटा बुक में 3 तरीके जो पेजेस होते हैं, रेड पेज, पिंक पेज एंड ग्रीन पेज। तो रेड पेज में मैंने आपको बताया था ऐसे स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में मेंशन होता है या रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है जो ऑलमोस्ट वर्ड्स ऑफ देयर एंड पर पहुंच चुके हैं, जहां उनका पूरा एक जो अगर हम कह सकते कि उनका एक काइंड जो है उस तरीके की जो स्पीसीज है वो पूरी तरीके से उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां वो पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। और पिंक बुक में उन इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में लिखा हुआ था। इंडेंजर्ड स्पीसीज दैट मीन्स
ऐसे स्पीसीज जो अभी उस वर्ज पर तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो एक उस हालत में हैं, उस हालत में अवेलेबल हैं, उस लेवल पर हैं जहां वो कभी भी अगर हमने उनको प्रिजर्व नहीं किया तो वो भी उस वर्ज तक रीच कर जाएंगे, वो भी डेंजर वाली कंडीशन तक रीच कर जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। कल मैंने आपसे बोला था जब मेरा प्रीमियर चल रहा था कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे वहीं पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ताकि मैं आगे आने वाले जो मेरे मॉड्यूल्स होंगे उन मॉड्यूल्स में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। जैसा कि शायद मेरे हिसाब से मुस्कान पाठक ने मुझसे पूछा था, सर एंडेंजर्ड स्पीसीज को एक बार बता दीजिए, तो मैंने उससे बोला था कि मैं अगले वीडियो में उसे लेकर आऊंगा। और आई होप सो मुस्कान, अगर आप अभी हैं लाइव चैट पर और इसको प्रीमियर मोड में देख रहे हैं तो मुझे कमेंट कर बताएं आपको ये समझ में आया या नहीं आया। क्लियर होना चाहिए। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर मैं दोबारा ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं अगले मॉड्यूल में फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं एक बार आपको जनरल बेसिस पे बता देता हूं, रेड पेजेस ऐसे जो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ द एंड, जो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। एंड endangered species are those species which are not on that verge, but they can reach to that verge any time if they were not if protection processes have not been done for them. अगर हमने उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोसेसेस को नहीं किया, प्रिजर्व प्रोसेसेस को हमने उनके लिए स्टेप्स नहीं लिए। एंड ग्रीन पेजेस में मैंने आपको बताया था उन स्पीसीज के बारे में मेंशन होता है जिन स्पीसीज जो एक उस खतरे से बाहर हैं, जो इंडेंजर्ड कंडीशन से बाहर हैं। इज दैट क्लियर? मतलब नॉर्मल स्थिति में है। तो ये रेड डाटा बुक था। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज इंडियन बायोडाइवर्सिटी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंडिया के बारे में आपको बता दूं कि इंडिया, वैसे मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता दिया था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। वैरायटी, डाइवर्सिटी, वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द लाइफ ऑफ अर्थ ऑन अर्थ, वैरायटी, वेरिएबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है। तो हमें पता है कि इंडिया हमारा एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। और जब मेगा डाइवर्स कंट्री है तो सीधी सी बात है, हम सबको पता है कि हमारी इंडिया में हम कितने रिच हैं बायोडाइवर्सिटी के मामले में। चाहे वो बायोडाइवर्सिटी की बात करें, चाहे हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें बायोडाइवर्सिटी के लेवल पर, तो इसमें एक हमारे पास हमेशा से रिचनेस रही है। हम इसमें हमेशा से हमें काउंट किया जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। परंपरागत चीजें चली आई हैं, चाहे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, अगर आपने वैदिक सिविलाइजेशन देखा हुआ है, तो हमारे वेदों में एक 9th मंडल हुआ है, सोम मंडल। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको याद है, जो मुझसे हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उन्हें याद होगा, या मेरे इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट जीरो पर हिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहां वो जाकर एंशिएंट हिस्ट्री में उसको देख सकते हैं। सोम मंडल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो उस सोम मंडल में हमें बताया हुआ है, मतलब हम जब वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड ऑफ 1500 to 600 BC। आपको ये BC और AD वाला बिल्कुल क्लियर होगा। टाइम का जो यूनिट है ये BC, और जिसको हम मेजर करते हैं, जिस बेसिस पर हम टाइम को देखते हैं। तो आज 2019 AD चल रहा है, 2020 AD चल रहा है, 2020। तो 2020 साल तो ये, और जीरो उसमें जब हम वापस जा रहे हैं तो 1500 से 600 के बीच में बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स की नॉलेज थी। और वेद जब हमारे उस पीरियड में लिखे गए तो ऋग्वेद में एक 9वां मंडल, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और 9th मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। सोम कौन थे? तो सोम वॉज द गॉड ऑफ द प्लांट्स। तो हमारे पास इतनी रिचनेस है, इतनी ट्रेडिशनल नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, बायो प्लांट्स के बारे में, कि हम इतने लंबे समय से उसको चीजों को जानते चले आ रहे हैं। तो आशा यह है कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें वहां से ट्रेसेस मिलते हैं, चाहे हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें वहां से ट्रेसेस मिलते हैं। तो जो मेरी पहली लाइन लिखी हुई है आप देख सकते हैं, इंडिया इज दी वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नॉलेज। चाहे आप बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में बात करें, चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज के कंटेक्स्ट में बात करें, हम दोनों में ही रिच रहे हैं। इंडिया हैज 23.39% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। थोड़ा सा हम फैक्चुअल बेसिस पर बात कर लेते हैं। अगर आप पेन पेपर लेकर साथ में बैठे हैं
तो प्लीज नोट कर लीजिए कि भारत में जो भारत का टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया का 23.39%, ऑलमोस्ट 23.40% वो हमारे फॉरेस्ट को कवर करता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का या जो पूरे लैंड का भारत का जो एक पार्ट है, भारत का जो एरिया है, वो इट इज जस्ट अबाउट 2.4%, और उस 2.4% में हम इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 77% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज इवन वाइल सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 18% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो उस 2.4% एरिया में जो मैंने अभी ऊपर बताया, उस 2.4% का भी जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का जो एरिया है वो 2.4% इंडिया के पास एरिया है, और इस एरिया के 23.39% एरिया पर फॉरेस्ट कवर है, और ये पूरे वर्ल्ड का 7% रिकॉर्ड करता है स्पीसीज के बारे में, मतलब 7% वर्ल्ड की स्पीसीज भारत में रिकॉर्ड होती हैं, और 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करती हैं। तो ये फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना है। इंडिया हैज अ 2.4% ऑफ लैंड एरिया which accounts for nearly 7% of the recorded species, and they almost support 18% of human population, और एरिया कितना कवर है? 23.39 और 39%। तो जब हम स्पीसीज रिचनेस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया 7वें नंबर पर आता है मैमल्स के मामले में, 9th आता है बर्ड्स के मामले में, एंड 5th रैंक पर आता है रेप्टाइल्स के मामले में। अब स्पीसीज रिचनेस के बारे में मैंने कल बात करी थी आपसे, परसों सॉरी, मेरे 3rd लेक्चर में मैंने स्पीसीज रिचनेस के बारे में आपको बताया था कि स्पीसीज रिचनेस क्या है। तो स्पीसीज रिचनेस में हम नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में एक पर्टिकुलर रीजन में या इकोसिस्टम में या एक हैबिटेट में मेजर करते हैं। तो जब हम इंडिया को एक हैबिटेट के तौर पे देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया रैंक 7th इन मैमल्स, 9th इन बर्ड्स एंड 5th इन रेप्टाइल्स। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि मैमल्स में और रेप्टाइल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए यहां लिखा हुआ है, द मेन डिफरेंस बिटवीन मैमल्स एंड द रेप्टाइल्स इज द वे दे रेगुलेट बॉडी हीट। जिस तरीके से उनकी जो बॉडी हीट का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के आधार पर हम उनमें डिफरेंशिएट करते हैं। इसके साथ साथ आप दूसरा डिफरेंस ये देख सकते हैं, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, सॉरी, मैमल्स हैव द हेयर व्हाइल रेप्टाइल्स हैव स्केल्स। मैमल्स के पास हेयर्स होते हैं, रेप्टाइल्स के पास स्केल्स होती हैं। और मैमल्स नीड टू, ये एक बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है जो हमेशा से हमें बताया जाता है कि मैमल्स नीड टू फीड मिल्क टू द यंग, व्हाइल रेप्टाइल्स डोंट नीड टू एज द हैचिंग कैन फेंड ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि उनमें वो जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं वो अपने आप हो जाती हैं। लेकिन मैमल्स में क्या होता है, अपने बच्चों को उन्हें मिल्क फीड कराना पड़ता है, वो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं। इज दैट क्लियर? एक और मेजर डिफरेंस है मैमल्स में कि मैमल्स आर हॉट ब्लडेड व्हाइल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। तो मैंने आपको 4 डिफरेंस बताए कि जनरल तौर पर जब हम मैमल्स में और रेप्टाइल्स में डिफरेंस करते हैं तो हम जो उनकी हीट रेगुलेटिंग प्रोसेस है, उस हीट रेगुलेटिंग प्रोसेस के आधार पर बड़े ही आसानी से मैमल्स में और रेप्टाइल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको डिफरेंस बोला कि मैमल्स के पास हेयर होते हैं, मैमल्स हैव हेयर, और फर भी होता है, while reptiles have scales, and mammals need to feed milk to the young ones, while reptiles don't need, as the hatching can fend of themselves, क्योंकि उनमें अपने आप प्रोसेसेस डेवलप होती रहती हैं, वो अपने आप डेवलप कर जाते हैं। और मैमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, while रेप्टाइल्स कैसे हैं, सॉरी, मैमल्स जो है वो हॉट ब्लडेड हैं। अगर मैंने कोल्ड ब्लडेड बोला था तो प्लीज सॉरी, मैमल्स जो है वो हॉट ब्लडेड हैं और रेप्टाइल्स जो है वो कोल्ड ब्लडेड हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने बात करी कि इंडिया, ये थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट याद कर लीजिए। देखिए, ये पूछा जाता है कि आपको बताना होता है कि मैमल्स के मामले में एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इंडिया रैंक्स ऑन विच पोजीशन इन अकॉर्डिंग्स टू मैमल्स।
तो आप जब अकॉर्डिंग टू मैमल्स की बात कर रहे होंगे या मैमल्स के लेवल पे बात कर रहे होंगे तो इंडिया रैंक 7th इन दी वर्ल्ड, वेयर एज इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इंडिया रैंक 9th एंड 5th इन दी टर्म्स ऑफ रेप्टाइल्स। इज दैट क्लियर? चलिए इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमें रियल्म्स को देखना है, हमें इंडियन बायोडाइवर्सिटी में बायोम्स ऑफ इंडिया, ये मेरे चैप्टर 5th का पूरा ओवरऑल पार्ट वो है, कैटेगराइजेशन किया हुआ है मैंने, इंडियन बायोडाइवर्सिटी का कैटेगराइजेशन किया हुआ है। हालांकि हमें पूरा इसमें नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसी तरीके से हम बायोजियोग्राफिक जोन्स पढ़ेंगे, बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस के बारे में पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं आज ये चारों टॉपिक आज हम क्लियर कर देंगे। फर्दर उसके बाद वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हम इसमें देखेंगे, हिमालयन माउंटेन सिस्टम को हम देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया सब रीजन को हम देखेंगे, इंडियन डेजर्ट के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के बारे में, कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है उसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में हम बात करेंगे, मैंग्रोव्स रीजन के बारे में हम बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, एक ब्रीफ डिस्कशन दिया था। जो लोग अभी लाइव हैं, जो लोग प्रीमियर मोड पर हैं, वो मुझे बताएं कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और साथ ही वेल एंड गुड होगा अगर आप मुझे इसके नाम से भी लिखकर बताएं। और देखिए सब जितने लोगों को आंसर्स आते हैं वो सारे बताने का प्रयास किया करें। मैं देखना चाहता हूं कि मैं आपको चीजें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, आप चीजों को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज। और मुझे ये कैसे पता चलेगा? तो मुझे तभी पता चलेगा जब मुझे आप कमेंट बॉक्स में, या फिर अभी जो प्रीमियर मोड पे चीजें चल रही हैं, लाइव चैट जब चल रहा है, तो आप मुझे यहां बताएंगे। चलिए वेरी गुड। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, एंड एट लास्ट इंडियन बायोडाइवर्सिटी का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वह होगा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स, दैट इज सो कॉल्ड एज एमएबी प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? तो हम ये सारे टॉपिक्स को इंडियन बायोडाइवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे। हालांकि आज नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, देख लेते हैं कौन से टॉपिक। तो आज मैं सिर्फ आपको रियान बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बायोम्स पढ़ाऊंगा आज के टॉपिक में। देन फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बायोजियोग्राफिक जोन्स के बारे में, और इसी के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस के बारे में। तो देखो, इंडिया रिप्रेजेंट 2 रियाल्म्स, इंडिया के पास 2 रियाल्म्स हैं, 5 बायोम्स हैं, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। प्लीज इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा यहीं से सीधा पूछा जाता है। अब एमपीपीएससी क्या पूछेगा आपसे, अगर पूछने जा रहा है तो वो आपसे रियाल्म की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जरूरी है, आपको पता होना चाहिए रियाल्म क्या है। लेकिन वो आपसे पूछेगा क्या, तो वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रियाल्म्स के बारे में बताइए, तो आपको याद होना चाहिए इंडिया रिप्रेजेंट्स 2 रियाल्म्स। कितने बायोम्स हैं? तो 5 बायोम्स हैं। कितने बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं? 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। और इन्हीं बायोजियोग्राफिक जोन्स को जब हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं तो वो 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में क्लासीफाई हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं रियाल्म क्या होता है। तो एक बायोजियोग्राफिक रियाल्म बेसिकली एक लार्ज एरिया है, लार्ज स्पेशियल एरिया विद इन विच इकोसिस्टम शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा, जिसमें जो एक इकोसिस्टम है, कितने भी इकोसिस्टम्स होते हैं, नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स उसमें बहुत सारे पाए जा सकते हैं एक रीजन में, और वो इकोसिस्टम्स सेम तरीके के बायोटा को, जिनके सिमिलर बायोटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब उस तरीके का बायोटा जो है, अब मैं आपको बताऊं, पहले बायोटा समझ लीजिए, फिर मैं पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ये। तो बायोटा का मतलब क्या होता है? बायोटा एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है, एनिमल्स, फंगाई या दूसरे ऑर्गेनिज्म, जब ये सब एक साथ आ जाते हैं और एक ही ज्योग्राफिक रीजन में रह रहे होते हैं, मिलजुल कर एक साथ सरवाइव कर रहे हैं, तो हम उसे बायोटा कहते हैं। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस को उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है, उन्होंने सारी चीजों को अडेप्ट किया हुआ है। जब इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं, तो हम जब देख रहे हैं कि इसे हम बायोटा कहते हैं, तो बायोटा जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सर, इट इज द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स एन सिमिलर रीजन, सो दैट इज बायोटा। अब हम आते हैं रियाल्म पर। तो रियाल्म एक बायोजियोग्राफिक रीजन है, बड़ा एरिया है,
और उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। और जब इन इकोसिस्टम्स में सिमिलर बायोटा पाया जा रहा है, जब इस इकोसिस्टम में जो बायोटा है, जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, वो सेम तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, तो उसे हम रियाल्म कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो रियाल्म इज अ बिग एरिया वेयर सेवरल इकोसिस्टम्स कैन फाउंड, एंड इन दोस इकोसिस्टम्स और दोज इकोसिस्टम्स शेयर्स अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा। मतलब उनके जो ग्रुप्स हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% सिमिलर होंगे, लेकिन 60 to 70%, 70 to 80% उनके जो फीचर्स हैं वो सिमिलर होंगे। इज दैट क्लियर? तो रियाल्म इज अ कॉन्टिनेंट। देखो इतना बड़ा एरिया हो सकता है। सर पूछा जाए सर कितना बड़ा एरिया हो सकता है रियाल्म, तो रियाल्म का जो साइज है वो एक कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट साइज का भी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट, उसमें भी एक हमने फर्दर छोटे से कॉन्टिनेंट की बात करी, तो इतना बड़ा इनका एरिया हो सकता है। क्लियर है? जिसमें सिमिलर काइंड के फ्लोरा फोना पाए जाते हों तो उसे हम रियाल्म कह देते हैं। मतलब वेयर देयर आर सिमिलर फीचर्स ऑफ प्लांट्स, वेयर देयर आर सिमिलर फीचर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड और ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड, सो दैट इज कॉल्ड एज रियाल्म। इंडिया का जो रीजन है, जब हम नॉर्थ से लेके साउथ तक जाते हैं या ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, जब हम पूरा इंडिया पे लुक ओवर कर रहे हैं, तो इंडियन रीजन में 2 रियाल में हमने इसे बांट दिया है। इंडियन रीजन को हमने 2 रियाल्स में बांट दिया है। कौन से 2 रीजन है? तो जब हम हिमालयन रीजन की बात करते हैं तो इसे हम पहले आर्कटिक रियाल्म के नाम से जानते हैं। कौन से रियाल्म के नाम से जानते हैं? देखिए मार्क है यहाँ पे, पहले आर्कटिक रियाल्म के नाम से जानते हैं। आप लिख लीजिएगा कि इंडिया रीजन को हमने 2 रियाल्म्स में बांटा हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। और हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उसका एरिया उतना ही हो, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं था, वो मैक्सिमम क्राइटेरिया था कि मैक्सिमम उनका साइज एक कॉन्टिनेंट के बराबर हो सकता है। लेकिन जब आप इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में 2 रियाल्म्स पाए जाते हैं, एक पहले आर्कटिक रियाल्म और दूसरा हमारा जो पाया जाता है, ये देख लीजिए आप, दूसरा हमारा पाया जाता है हिमालयन रियाल्म। हिमालयन रीजन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो पूरा इंडिया है वो हिमालयन रियाल्म में बटा हुआ है, तो हिमालयन रियाल्म हम उसको नाम देते हैं। तो समझ में आ गया आपको? अच्छा, कोई मुझे अभी हाल के हाल यहीं पर बताए कि वर्ल्ड का जो वर्ल्ड है पूरा, उसको हमने कितने रियाल्स में क्लासिफाई किया हुआ है? चलिए वेरी गुड। हमने वर्ल्ड में जो हमारा पूरा लैंडस्केप है, हमने उसे 8, या जो हमारा टेरेस्ट्रियल रीजन है, हमने उसे 8 रियाल्स में क्लासिफाई किया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि वो कॉन्टिनेंट साइज के भी हो सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट साइज का भी हो सकता है। तो जब आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड में टोटल कितने रियाल्स हैं? 8। जो हमारा पूरा टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रीजन है वो कितने रियाल्स में बटा हुआ है? 8 रियाल्स में बटा हुआ है। और इंडियन रीजन को हमने 2 रियाल्स में क्लासिफाई किया हुआ है, पहले आर्कटिक रियाल्म और हिमालयन रियाल्म। इनके नाम देख लेते हैं। हालांकि आपको जरूरत नहीं है नाम याद करने की कि 8 कौन से रियाल्म है, आपको सिर्फ नंबर याद होना चाहिए। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं ताकि आपको अगर आ जाता है पेपर में तो आपको थोड़ा सा याद रहे, और अगर आप याद कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो पहला जो रियाल्म है वो नियार्कटिक रियाल्म, दूसरा पैलियार्कटिक रियाल्म जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ पाया जा रहा है? इंडिया में पाया जा रहा है। इंडियन रीजन का हिस्सा या इंडिया का जो रीजन है वो इसका हिस्सा है पहले आर्कटिक रियाल्म का। फर्दर एफ्रोट्रॉपिकल रियाल्म, इंडो मलायन रियाल्म, ये भी इंडिया से रिलेट कर रहा है। ओशिनिया रियाल्म, ऑस्ट्रेलियन रियाल्म, एंटार्कटिक रियाल्म और न्यू ट्रॉपिकल रियाल्म। तो ये 8 रियाल्म हैं। और मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूं, अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट यू डोंट नीड टू utter these name, जस्ट आप याद रखें 2 कि इंडियन रीजन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 रियाल्म्स, दैट इज पैलियार्कटिक रियाल्म एंड द हिमालयन रियाल्म। And the Palearctic realm belongs to the Himalayan region, and rest of the subcontinent region is considered as Malayan realm. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम रियाल्म पढ़ेंगे, हम बायोम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम बायोजियोग्राफिक जोन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 2 रियाल्म हैं, 5 बायोम्स हैं, 10 हमारे बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं।
और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। आपको नाम याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ रियाल्म के नाम पता होना चाहिए, पूरे 8 याद नहीं करने। तो देखिए, टर्म बायोम मीन्स द मेन ग्रुप ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरिया ऑफ सर्टेन क्लाइमेट पैटर्न। जब हम एक पर्टिकुलर क्लाइमेट पैटर्न की बात करते हैं, जैसे हम डेजर्ट की बात करें, हम राजस्थान में जो डेजर्ट पाए जा रहे हैं तो वहाँ एक स्पेसिफिक तरीके के क्लाइमेट पैटर्न्स है, वहाँ एक स्पेसिफिक तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो देखिए अंतर क्या है, हमने बात करी थी रियाल्म, रियाल्म को हमने फर्दर बांट दिया बायोम्स में, वो 2 रियाल, उन्हीं 2 रियाल्स को हमने 5 बायोम्स में बांट दिया। रियाल में हमने बोला कि ऐसे एरियाज, ऐसे इकोसिस्टम्स वेयर देयर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ बायोटा कैन बी सीन, बट हियर इन बायोम्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरियाज ऑफ सर्टेन क्लाइमेट पैटर्न। अब हम यहाँ क्लाइमेट पैटर्न के आधार पर चीजों को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसमें हमें क्या इंक्लूड किया जाता है, इसमें वो आपके साथ इंक्लूड कर रहा है द वे इन विच एनिमल, वेजिटेशन एंड सॉइल इंटरेक्ट टुगेदर, कि इसमें किस तरीके से वेजिटेबल, किस तरीके की यहाँ की प्लांटेशन है, कैसे यहाँ सॉइल इंटरेक्ट करता है उस वेजिटेशन और प्लांट्स के साथ, कैसे यहाँ एनिमल सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीजों को हम यहाँ देखते हैं बायोम्स में। तो आपको सिर्फ इनमें अंतर पता होना चाहिए, जब आपसे कोई रियाल पूछे तो आप वहां उसे बता सके कि रियाल में एक ऐसा एरिया है जिसका साइज कॉन्टिनेंट बराबर का भी हो सकता है और सब कॉन्टिनेंट साइज का भी हो सकता है। और इंडिया में 2 रियाल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे पैलियार्कटिक और आप कहेंगे मलायन। वो आपसे पूछे कि बताइए पैलियार्कटिक रियाल्म कौन सा है, तो आप बोले सर हिमालयन रीजन वाला पैलियार्कटिक है और उसको छोड़ दें हम हिमालयन रीजन को, तो जो रेस्ट बचता है वो हमारा मलायन रियाल्म है। कोई आपसे पूछे कितने टोटल रियाल्म है वर्ल्ड में, तो आप कहते हैं 8। सिर्फ आपको रियाल्म में इतना डाटा याद रखना है। जब आपसे कोई बायोम्स की बात करता है कि सर बायोम क्या है, तो आप बायोम में बोलें कि एक ऐसा रीजन जहां पर एक सिमिलर काइंड का क्लाइमेट पाया जाता हो, वेयर देयर इज अ स्पेशल और सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट, वेयर देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट पैटर्न्स आर अवेलेबल, and in that certain type of in that certain kind of climate pattern there is a main group of plants and animals living। तो हम उस रीजन को क्या बोल देते हैं, बायोम बोल देते हैं। इंडिया के रियाल्म को हमने 5 बायोम्स में बांट दिया है, और इन 5 बायोम्स के बारे में हम देखेंगे तो हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, फर्दर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसमें मानसून फॉरेस्ट भी आ जाता है, फिर वार्म डेजर्ट और सेमी डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कॉनिफरस फॉरेस्ट और एल्पाइन मीडोज, इनकी हम बात करते हैं। आपको नाम याद रखना नहीं है, नाम इतना जरूरी नहीं है वैसे, तो आपको नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद क्या रखें, बायोम, बायोम कौन सा रीजन है, एक ऐसा रीजन जहां पे कुछ सर्टेन काइंड के जो मेन ग्रुप्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, और वो एक ऐसे कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं जहां का जो कंडीशंस है वो एक सर्टेन क्लाइमेट पैटर्न पर क्या है, चलती हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है बायोजियोग्राफिक जोन्स। तो हमने अभी रियाल्म भी देख लिया, हमने बायोम्स भी देख लिया, और अब हम बात करेंगे बायोजियोग्राफिक जोन्स के बारे में। तो बायोजियोग्राफिक जोन्स तो आपको फिर समझ में आ रहा होगा कि वही रियाल्म को हमने किस में बांट दिया था, रियाल्म को हमने बायोम्स में बांट दिया था। अब हम 5 बायोम्स को फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, तो ये रीजन छोटा होता चला जा रहा है। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए क्या, कि सर रीजन छोटा होता चला जा रहा है, और ये हमारे 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। तो आपको पहला जो पॉइंट याद रखना है यहां से, वो क्या रखना है कि देयर आर 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। इज दैट क्लियर? तो बायोजियोग्राफी डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो बायोजियोग्राफी है वह किससे डील करती है, वह डील करती है प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा, मुझे कोई अभी यहाँ बताए कि अगर हम प्लांट्स के बेसिस पर ज्योग्राफी को डील करेंगे या बायोजियोग्राफी की बात करेंगे, तो बायोजियोग्राफी को हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बायोजियोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स, तो मुझे अभी कोई जो प्रीमियर मोड में बच्चे देख रहे हैं वो मुझे बताएं, चैट बॉक्स में बच्चे मुझे कमेंट करें कि उस काइंड की बायोजियोग्राफी को हम क्या कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बायोजियोग्राफी को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल। चलिए, वेरी गुड। एक होती है हमारी फाइटो, PHYTO, फाइटोजियोग्राफी, और एक होता है हमारा जू जियोग्राफी।
Biogeography has been classified into two parts, phytogeography and zoogeography. And phytogeography belongs to the plants. That means belongs to the distribution of the plants. And when we are talking over the distribution of the animals, when we are talking of zoogeography. समझ में आ गया? तो biogeography deals with the geographical distributions of the plants and the animals. देखो बड़ा थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है कि सर आप तो प्लांट्स और स्पीसीज की आपने वहां भी बात करी, रियाल्म्स में भी आपने बोला सर कि वहां रियाल्म्स इतने बड़े एरियाज हो सकते हैं जहां पर एक सर्टेन काइंड के सिमिलर बायोटा सर्वाइव करता हो, सिमिलर बायोटा उस इकोसिस्टम को शेयर करता हो। बिल्कुल मैंने कहा, लेकिन मैंने वहां का सिमिलर काइंड का बायोटा मतलब सिमिलर काइंड के जो ग्रुप्स हैं वो उस इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं। जब हम 2, 4, 5 या 10 जितने भी इकोसिस्टम्स एक लैंडस्केप में एक बायोग्राफिक रीजन में हैं, तो उनमें जब हम सिमिलर बायोटा की बात करते हैं, सिमिलर ग्रुप्स की बात करते हैं, दैट इज बट सो कॉल्ड एज रियल। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बायोम, देन इट इज अ जोन which have a certain kind of climatic pattern, and into that certain kind of climatic patterns there are main groups of the plants and animals. इसे लिख लो ऐसे ही क्लासीफाई करके, 4 पेज में 4 पॉइंट्स में अपने पेज को बांट लो, और पहले में लिखो रियाम तो एक बड़ा रीजन, और ऐसे ही आपने बड़ा रीजन बना लिया, और उस बड़े रीजन में आपने क्या लिख दिया, सिमिलर काइंड ऑफ बायोटा, शेयर्ड एन इकोसिस्टम, शेयर्स इकोसिस्टम। जब आप बायोम की बात कर रहे हैं तो आप पहला फीचर लिखेंगे ecosystem should have or certain regions should have certain kind of climatic pattern, and दूसरा आप उसमें लिखेंगे into that climatic patterns there are main groups of the plants and animals। और जब आप बायोजियोग्राफिक जोन्स की बात करेंगे तो यहां हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये और छोटा हो गया, इसे हमने बायोम को और फर्दर क्लासीफाई कर दिया, तो यहां हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? बायोजियोग्राफिक जोन्स were used as a basis for planning wildlife protected area in India। अच्छा, क्यों हम किस तरीके से हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं? क्या जरूरत है कि सर हम अलग से इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, या क्यों हमने इसे फर्दर 5 पार्ट में बटा हुआ, तो क्यों हमने इसे 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांट दिया? तो वो सिर्फ इसलिए बांट दिया ताकि जब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ये कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में ज्यादा आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, ज्यादा आसानी से रह सकते हैं, ताकि इनका प्रिजर्वेंस हो सके, ताकि इनका कंजर्वेशन हो सके। इज दैट क्लियर? ताकि हम इन्हें क्या करके रख सकें, वहां बैलेंस करके रख सकें, और एक प्रॉपर, क्योंकि हर एक इकोसिस्टम में सारी जो हर तरीके के प्लांट्स और हर तरीके के एनिमल क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि किस इकोसिस्टम में किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और दो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो किस तरीके के एनिमल के लिए, किस तरीके के प्लांट के लिए सुइटेबल हैं। तो जब हम ऐसे रीजन्स को देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफिक जोन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, हमने 5 बायोम्स को 10 क्लास जोन्स में बांट दिया था। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, आपको नाम फिर से याद नहीं रखने, मैं बता दे रहा हूं सिर्फ आपको डेजर्ट, लेकिन आप समझ लो, नाम याद भले ही नहीं रखने, लेकिन आपको समझना जरूर है कि देखो हमने फर्दर उनको क्लासीफाई कर दिया, बायोम्स को क्लासीफाई कर दिया। तो देखो पहला ट्रांस हिमालय, हिमालय, डेजर्ट, सेमी एरिड रीजन, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड और कोस्ट। इन 10 हिस्सों में हमने किसको, बायोजियोग्राफिक जोन्स को बांट दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? क्या है बायोजियोग्राफिक जोन्स? बायोजियोग्राफिक जोन्स आर दोज एरिया वेयर वी लुक ओवर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, तो हम एक प्लानिंग करते हैं, किस चीज के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइए कि सर हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सर डाउट है, या आप मुझे दोबारा बता दीजिए। तो जब आप मुझे बताएंगे तो मैं इन्हें अगली वीडियोस में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस के बारे में। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है। दिस बायोजियोग्राफिक रीजन और जोन डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, पहला, और दूसरा आपको 10 याद रखना है कि हमने 5 बायोम्स को 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में क्लासीफाई कर दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस के बारे में। तो जब हम बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस को देख रहे हैं तो बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस क्या है, एक फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया हमने जोन्स का। दैट मीन्स बायोजियोग्राफिक जोन्स हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। तो पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि इंडिया रिप्रेजेंट्स, और इंडिया
का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो हमने 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में किया है। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये किसने किया? तो देखो ये जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है 1988 रोजर्स एंड पनवार क्लासिफाइड द बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। तो इन्होंने, रोजर ने और पनवार ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि ये कौन से रीजंस हैं? तो ये वो रीजंस हैं, बायोजियोग्राफिक जोन्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, और हमने मतलब किसने? तो रोजर्स और पनवार ने कब कर दिया? 1988 में कर दिया। बेसिकली इकोसिस्टम्स को हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सब डिवीजन कर दिया। क्लियर? उसके बाद आपको याद नहीं रखने इनके नाम क्या हैं, तो हमने वही 10 मैंने आपको बताया, रोजर और पनवार ने 1988 में इन 10 रीजंस को, जो 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स थे, उनको ही क्लासिफाई किया है। तो हम एक बार सिर्फ देख लेते हैं, याद नहीं रखना है, ताकि सिर्फ आपको आपके माइंड में अगर पेपर में आता है क्लिक कर जाए वहां पर। तो देखो, ट्रांस हिमालय को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा, हिमालय लद्दाख माउंटेन, दूसरा हिमालय तिब्बतन प्लेट्यू, और तीसरा ट्रांस हिमालय को उन्होंने फर्दर हिमालयन सिक्किम वाले रीजन में बांट दिया। उसके बाद जब हम इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो थार डेजर्ट और कच्छ डेजर्ट में उन्होंने बांट दिया। और जब हम आगे बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। शायद एक इसमें कुछ बीच में नंबर मिसिंग है, वो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां वाले ये जो 3rd, 4th, 5th 3 मिसिंग है आपके पास, तो आप प्लीज उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। शायद मेरी स्लाइड में कुछ एरर आ गया है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये आपको दिख नहीं पा रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको फर्दर प्रोवाइड करा दूंगा, या आप गूगल पे जाके इनको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला है आप नाम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको ज्यादा उनके बारे में बरिड होने की चिंता, बरिड नहीं होना है। तो 2 तो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से 2 बता दिए मैंने आपको? एक ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक लद्दाख माउंटेन, तिब्बतन प्लेट्यू और हिमालयन सिक्किम रीजन। उसके बाद फिर हमने बात करी कौन सी? तो हमने थार डेजर्ट की बात करी, हमने कच्छ डेजर्ट की बात करी। क्लियर है? उसके बाद हम 6 वाले पर आ जाते हैं सीधे, 3rd, 4th, 5th आप प्लीज नोट कर लीजिए। हम जब डेक्कन पेनिनसुला की बात करते हैं, डेक्कन पेनिनसुला को हमने 5 पार्ट्स में बांट दिया। डेक्कन पेनिनसुला सेंट्रल हाईलैंड वाले में, डेक्कन पेनिनसुला छोटा नागपुर प्लेट्यू में, डेक्कन पेनिनसुला फॉर ईस्टर्न हाईलैंड्स में, डेक्कन पेनिनसुला हमने सेंट्रल प्लेट्यू में, डेक्कन पेनिनसुला हमने साउथ डेक्कन साउथ में। इस तरीके से हमने इसे बांट दिया। जब हम 7th वाले की बात करते हैं, गैंगेटिक प्लेन्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो गैंगेटिक प्लेन्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में, हमने रोजर्स ने और पनवार ने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से? अपर गैंगेटिक रीजन और लोअर गैंगेटिक रीजन। आगे बढ़ते हैं। कोस्ट, तो कोस्ट वाले रीजन को इन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से 3 पार्ट्स में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया? तो ये आप देखेंगे, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप वाले रीजन में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया 3 पार्ट्स में इसको। मतलब कोस्ट हमारा जो बायोजियोग्राफिक जोन था, उस जोन को इन्होंने 3 प्रोविंसेस में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन सी? ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप वाले रीजन में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जब हम देखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम देखेंगे कि इन्होंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र वैली वाले रीजन में क्लासिफाई किया हुआ है, और दूसरा इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट हिल्स में। और इसी के साथ साथ आइलैंड वाला जब हम जो लास्ट देखते हैं, तो हमें आइलैंड पता है अंडमान, और जो हमारा 10 जो इसी को जो इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया 2 पार्ट्स में, वो है हमारा निकोबार। तो इस तरीके से आपके 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया आपके बायोजियोग्राफिक जोन्स को। 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स कितने में क्लासिफाई हुए? 25 में। एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। रियाल, 2 रियाल्म है इंडिया में, उन रियाल्म्स को हमने 5 बायोम्स में बांट दिया, और उन 5 बायोम्स को हमने 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांट दिया, और फर्दर उन 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स को और छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट दिया, और उसे हमने 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में बांट दिया। इज दैट क्लियर? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इससे पहले कि आपने मेरे मॉड्यूल्स नहीं देखे तो आप प्लीज मेरे मॉड्यूल्स को विजिट जरूर कर लें।
आप मेरे जैसे ही चैनल पर जाएंगे स्टेट जीरो पर, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट देखेंगे MPPSC प्रीलिम्स डिस्कशन बाय कुलदीप सर। तो आप वहाँ प्रीलिम्स में 4 से 5 लेक्चर अभी अवेलेबल है हमारे एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पर, उन्हें पूरे देख लीजिए। बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास सारे वीडियोस जैसे ही आते हैं नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और मैं अधिकांशतः प्रीमियर मोड में लेके आ रहा हूँ, ताकि मैं समझ सकूं कि बच्चों को और आपको स्टूडेंट्स को कि कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। क्योंकि आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ हमें क्लियर है या नहीं है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.state0.in। इस वेबसाइट पर हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो मेंस के लिए हो। हमने पूरे जो हमारे मेंस के पेपर हैं, हमने पूरे पेपर्स को कैटेगराइज कर वहाँ हमने कोर्स अवेलेबल कराया हुआ है। हमारी मेंस की सीरीज भी चल रही है, आलोक सर और आरसी मैम उसे देख रहे हैं, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। प्रीलिम्स को मेरे साथ साथ सिर्फ त्यागी सर हैं, वो भी चीज़ों को लुक ओवर करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, क्विज अवेलेबल्स रहते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसे प्रियंका मैम तैयार करती हैं। दीपक सर के द्वारा हमारा करंट अफेयर कंटेंट तैयार किया जाता है। तो आप एक बार वीडियो के बाद इस साइट को जरूर विजिट कर लें, आपको वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी आपके पेपर की। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे इट इज फॉर MPPSC और इट इज फॉर SSC और एनी काइंड ऑफ एग्जाम सच एज, चाहे वो SI हो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप state01990@gmail.com पर हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको एज सून एज हम प्रयास करेंगे आपके सारी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने का। आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ ये दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।